गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टार्ट अवर चैप्टर 5 जो कि पिछले वीडियो में उसका कुछ पोर्शन पार्ट बी तक कंप्लीट कर चुके थे। ओके जिसमें बताया था कि नेशनल गोल्स क्या हैं, उसको अचीव करना क्यों ज़रूरी है और उसके अंदर के कुछ पॉइंट्स भी अपन ने देखे थे, जैसे कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस। ओके ये सब अपन प्रीवियस वीडियो इस चैप्टर का पार्ट ही कंप्लीट कर चुके। एंड नाउ टुडे वी स्टार्ट द पार्ट बी। ओके डेमोक्रेसी एंड द सिटीजन। ओके इस चैप्टर इसमें देखेंगे दैट डेमोक्रेसी में सिटीजन्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और या फिर डेमोक्रेसी और सिटीजन्स कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ओके इसके बारे में अपन इस चैप्टर में इस पार्ट में देखेंगे। ओके तो इसमें बताया कि डेमोक्रेसी एक एडमिनिस्ट्रेटर करने का तरीका है, मतलब जिसमें अपन एडमिनिस्ट्रेट या कंट्रोल करते चलाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट, कंट्री या किसी भी चीज़ को। ओके ये एक पॉलिटिकल जो सिस्टम सिचुएशन है उसका सबसे आइडियल फॉर्म कहलाता है। ओके एंड डेमोक्रेसी सिर्फ वो नहीं है जिसमें मेजॉरिटी, ज़्यादातर मेजॉरिटी मिलके नेशन को रन करती है, उसको कंट्रोल करती है। सिर्फ ये नहीं बल्कि डेमोक्रेसी ऐसा है जिसमें नेशन में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या फिर जो जो रूलर्स हैं उनके साथ साथ कॉमन पीपल्स का भी उतना ही पार्टिसिपेशन रहता है। ओके जैसे कि अपन सभी अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन को ऑलरेडी कई बार सुन भी चुके हैं, दैट डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ओके मतलब पीपल के लिए, फॉर द पीपल से और पीपल के द्वारा। ओके तो इसमें बताया है दैट इसके अलावा अगर अपन क्लियरली और भी क्लियर डेमोक्रेसी का मीनिंग देखें तो डेमोक्रेसी एक एडमिनिस्ट्रेशन करने का ऐसा वे है ओके जिसमें कॉमन पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं अपने बीच में से ही। ओके और जिसको इलेक्ट किया है वो रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्शंस के थ्रू विन हुआ है, कैंडिडेट ज़्यादा मेजॉरिटी से जीता है, ओके फिर वो रूलर बन जाता है। ओके और वो रूल करता है कैसे, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ मेजॉरिटी, मतलब जो मेजॉरिटी पीपल्स है जिन्होंने उनको जिताया है, ओके उनके वर्क या फिर उनके बेनिफिट के लिए वो आगे वर्क करता है। ओके और जितनी भी गवर्नमेंट की टाइप्स होती जैसे कि मोनार्ची, डिक्टेटरशिप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जितनी भी और भी ज़्यादा होती उन सभी में सबसे ज़्यादा बेस्ट फॉर्म जो माना जाता है वो है डेमोक्रेसी। ओके क्यों? क्योंकि इसमें जो सिटीजन्स है, सिटीजन्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट के फॉर्म करने के लिए। देखो गवर्नमेंट क्यों, ये जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो बेसिकली क्यों फॉर्म होती है, कॉमन पीपल्स के लिए, सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए। ओके तो जो गवर्नमेंट या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव बना है वो पीपल के वेलफेयर के लिए वर्क करे, इसके लिए इंश्योर कैसे होती है, क्योंकि वही उनको सिलेक्ट करते हैं। अगर कॉमन सिटीजन्स नहीं देंगे वोट्स तो रूलर, जो भी पर्सन रूल कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। ओके इसीलिए डेमोक्रेसी में सिटीजन्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट देखेंगे अब डेमोक्रेसी एंड सिटीजन्स। जो डेमोक्रेसी, आइडियल डेमोक्रेसी एक ऐसी पोजीशन इज़ अ पॉसिबल, कब पॉसिबल है, जब सिटीजन्स बराबर उसमें मतलब जो डेमोक्रेसी में वोट्स देना, सही पर्सन्स को इलेक्ट करना, वो उनकी ड्यूटीज़ और राइट्स भी हो। ओके तभी द सिटीजन विल एबल टू टेक अ करेक्ट डिसीजन। सिटीजन्स कब करेक्ट डिसीजन ले सकता है, जब उसे पता हो, जब वो अवेयर रहे। ओके किस चीज़ के बारे में अवेयर रहे, कि उसके एरिया में या फिर उसके नेशन में क्या चल रहा है। ओके जिसको वोट दे रहा है वो किस टाइप से वर्क करते हैं, उनके वर्क करने का तरीका क्या है, उन्होंने अभी तक क्या क्या सोसाइटी या नेशन के लिए किया है। तो इन सब चीज़ के बारे में अगर सिटीजन्स अवेयर नहीं होंगे तो वो करेक्ट पर्सन को या फिर करेक्ट डिसीजन लेने में अनेबल रहेंगे। ओके तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन है कि जिसको वो वोट दे रहा है या फिर कंट्री की कंडीशंस के बारे में, ओके अपने आसपास के एरिया की कंडीशंस के बारे में वो किसके थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है उनको, विद द हेल्प ऑफ अ न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन्स, पब्लिक मीटिंग्स। ओके इन सब से मैगजीन्स वगैरह में जो किसी भी पर्सन्स के बारे में, एरिया की सिचुएशंस के बारे में आता है, तो इन सब चीज़ से पीपल को नॉलेज मिलता है कि उनके आसपास चल क्या रहा है और उसी नॉलेज के बेस पे वो सही पर्सन्स को इलेक्शंस के टाइम पे इलेक्ट करते हैं। ओके इन अ डेमोक्रेसी ऑल द पर्सन शुड बी, डेमोक्रेसी में मतलब जो पीपल्स हैं जो इलेक्ट कर रहे हैं दे वर लिटरेट एज वेल एज वेल इन्फॉर्म्ड। ओके वो सभी लिटरेट भी होते हैं और वेल इन्फॉर्म्ड भी होते हैं और उसी इन्फॉर्मेशन और लिटरेसी के बेसिस पे वो वोटिंग्स राइट करेक्टली मतलब करेक्ट पर्सन को इलेक्ट करते हैं वोटिंग्स रूल करने के लिए।
ओके नाउ अब इसमें आगे बताया है दैट जो ऐसी डेमोक्रेसी या फिर डेमोक्रेसी का ऐसा तरीका जिसमें कॉमन पीपल्स अपने इलेक्शंस के थ्रू अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं ताकि गवर्नमेंट बन सके। ओके तो इसी टाइप की जो डेमोक्रेसी होती है, मतलब ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें पीपल इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को उन्हीं के बीच में से ताकि गवर्नमेंट बन सके। ओके दैट इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ओके और ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया। ओके क्योंकि इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉलो होती है ना। इसमें आगे बताया है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स पॉलिटिकल पार्टीज होती है तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने ही एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं पर्टिकुलर इलेक्शंस में खड़े करने के लिए। ओके देन फिर जो पर्सन खड़ा हुआ इलेक्शन के लिए फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो उनकी पार्टी ने कॉमन पीपल्स के वेलफेयर के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई है, प्रोग्राम्स जो उन्होंने सोचे हैं कि क्या क्या करना, तो उनकी इन्फॉर्मेशन वो कॉमन पीपल तक लेके आते। ओके और वी कैन ऑल्सो से दैट जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में, क्योंकि वो एक लिंक होती हैं। ओके मतलब एक मीडियम की तरह रोल प्ले करती है गवर्नमेंट और पीपल के बीच में, क्योंकि गवर्नमेंट क्या वर्क कर रही है या फिर क्या चाहती है, कैसे डिसीजंस ले रही, वो पीपल तक कौन लेके आता, डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके तो डेमोक्रेटिक पार्टी का पॉलिटिकल पार्टीज का डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके ना इसमें आगे बताया है दैट जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शंस होते हैं पीपल्स के थ्रू, उसके थ्रू ही गवर्नमेंट फॉर्म होती एंड साथ ही साथ जो पार्टीज होती हैं जो मेजॉरिटी से विन होती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती और बाकी जो रिमेनिंग पार्टीज है वो अपोजिशन का रोल प्ले करती। अब ये अपोजिशन क्यों जरूर, अपोजिशंस जो होती वो गवर्नमेंट में कंट्रोल रखती हैं। ओके क्वेश्चंस पूछना, उनके वर्क को चेक करना, उनके जो मोटिव्स हैं उनको हाईलाइट करना, और अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है या फिर कुछ ऐसा वर्क कर रहा है जिसके थ्रू पब्लिक का वेलफेयर नहीं हो रहा है, ओके तो उसके लिए कौन आवाज़ उठाती है या फिर कौन पीपल को सामने लेके आती गवर्नमेंट क्या काम करने के तरीके को, ये अपोजिशंस पार्टीज। ओके और साथ ही साथ चेक करती रहती हैं गवर्नमेंट का वर्क कि वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके ना अब यहाँ पे देखेंगे कि जैसे अभी ऊपर देखा कि जो भी गवर्नमेंट बनती डेमोक्रेटिक टाइप गवर्नमेंट जो उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते सिलेक्ट होकर जो गवर्नमेंट बनाते हैं, ओके तो उनको सिलेक्ट या फिर वोट कौन देता, कॉमन पीपल। ओके तो कॉमन पीपल जो वोट देते हैं उनके लिए वोट देने के लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस देखेंगे जिसको एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हो। ओके और कॉमनली वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब ये जो एडल्ट फ्रेंचाइजी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर में क्या है, ऐसे सिटीजन्स कंट्री के, ओके ये बहुत ऐसे सिटीजन्स जो कि 18 ईयर्स की एज क्रॉस कर चुके, हु हैज अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स, उनके पास वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। ओके और ये वोटिंग राइट्स जो उनको मिलते हैं उसमें वो सभी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, मतलब उसमें किसी भी टाइप का भेदभाव नहीं होता, लाइक जेंडर को लेके, क्लास को, कास्ट को लेके, रिलीजन्स को लेके, बैकग्राउंड्स को, सोशल बैकग्राउंड्स, इन सभी के बिना या फिर इन सभी को इग्नोर करते हुए उनको जो वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं, बस कंपलसरी क्या होता है, ही और शी हैज़ टू अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स। ओके तो इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। और ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वो वोटिंग्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक प्रिंसिपल होता है, और ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी पे बेस्ड है। क्लियर व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। नाउ नेक्स्ट देखेंगे कि ये वोटिंग्स क्यों ज़रूर, वोटिंग्स क्या है और ये इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। ओके वोटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में, क्योंकि अगर वोटिंग्स नहीं होगी अगर या फिर पीपल को वोटिंग का राइट नहीं मिलेगा तो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो सकती कभी भी। ओके जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चलती इंडिया में वो कभी भी वर्क नहीं कर पाएगी। ओके और अभी अगर प्रेजेंटली देखें तो अप्रॉक्स 16 टाइप के इलेक्शंस इंडिया में हेल्ड होते हैं। ओके और इन सभी इलेक्शंस में वो सिटीजन्स इजीली वोट दे सकते हैं जो कि 18 ईयर्स के हो चुके हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग अपनी चॉइस, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स के थ्रू पर्सन्स को वोट देते हैं। ओके इसमें आगे बताया है डेट कुछ सिटीजन्स ऐसे हैं जो कि वोट्स नहीं देते। अब वो वोट देने के पीछे कई रीजन्स है, जैसे वो इलिटरेट हैं या फिर उनके पास इतना प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होता है, दे हैव अ लैक ऑफ अवेयरनेस। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन है इलेक्शंस में वोट ना देने के। लेकिन इसके अलावा कुछ और ऐसे सिटीजन्स भी होते हैं कि जो
they were literate as well as they have the aware also, but then also they are not willing to give the vote. उसके पीछे कई उनका कुछ ऐसा एटीट्यूड होता है, जैसे सबसे मेन कि अगर वोट नहीं देंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा, या फिर हम मतलब सिटीजन्स जो सोचते हैं ऐसा कि वोट ना दें, तो उनके पीछे मेन थिंकिंग होती है कि वोट अगर दे देंगे तो उससे उनका क्या बेनिफिट होगा, कुछ नहीं, गवर्नमेंट जो जैसा कर रही है वैसे ही करेगी, कुछ फ़ायदा होगा नहीं एक वोट देने से। तो यही एक एक वोट सोच के कई सारे वोट्स ऐसे इकट्ठे हो जाते कई सारे सिटीजन्स के, जो कि आगे बढ़कर वोट्स ही नहीं देते। ओके, क्योंकि वो रियलाइज़ नहीं करते कि ये जो उन्हें वोटिंग्स का राइट दिया गया वो सिर्फ एक राइट नहीं है, अधिकार नहीं, बल्कि उनकी ड्यूटी भी बनती है फॉर द कंट्री, फॉर द नेशन। ओके, क्योंकि अगर वो वोट नहीं देंगे तो जो गलत कैंडिडेट, अगर मतलब जो ऐसा कैंडिडेट है जो इतना एलिजिबल नहीं है या फिर इतना परफेक्ट नहीं है वोट इलेक्शन रूल करने के, तो वो भी बन जाएगा इजीली। क्यों? क्योंकि आपका वोट रह गया। ओके, तो ऐसी सभी इंडिविजुअल अगर वोट्स काउंट करें तो इट बिकम अ वेरी ह्यूज क्वांटिटीज। ओके, सो इसमें आगे बताया दैट इन द इलेक्शंस के टाइम पे जो वोटर्स होते हैं वो कैंडिडेट के बीच में से अपने चॉइस का एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करके उनको वोट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटीज़, और जो उनका सोशल एक्टिविटीज़ रही हैं, सोसाइटी में किस टाइप का वर्क किया है, उनकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, तो उसके बारे में अवेयर होकर वोटर्स उनको सिलेक्ट करते हैं। ओके, एंड वोटर ऐसे पर्सन्स को वोट देना चाहिए जो कि उनके अंदर क्वालिटीज़ हों, सोशल एक्टिविटीज़ में काफ़ी एक्टिव रहे पॉजिटिवली। ओके, और साथ ही साथ पब्लिक के वेलफेयर के लिए जो काम कर सके। ओके, सो द वोटर मस्ट हैव टू गिव द वोट दिस टाइप ऑफ कैंडिडेट्स। ओके, नाउ इलेक्शंस के टाइम पे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोग्राम्स पूरे डिसाइड करती है, मैनिफेस्ट करती है, पीपल्स के सामने बताती है विद द हेल्प ऑफ अ कैंपेन्स, रैलीज, वो मीटिंग्स, इसके थ्रू। ओके, जिसके लिए वोटर्स को डिसाइड करने में इजी होता है कि किस कैंडिडेट को वोट देना चाहिए। और अगर देखें तो वोट जो कैंडिडेट्स है वो ज़्यादातर ऐसे सिटीजन्स को वोट देना चाहिए या फिर देते हैं जो जिनके ऊपर थोड़ा सा फेथ रहे। अब किस टाइप का फेथ, कि वो यूनिटी बना के रखेगा कंट्री में, इंटीग्रिटी, नेशन में इंटीग्रिटी बना के रखेगा। इंटीग्रिटी मतलब फीलिंग ऑफ वननेस, सभी को एक समान मानना। ओके, और इसके अलावा जो पब्लिक वेलफेयर है उनके लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके वेलफेयर के लिए जो वर्क करता रहेगा। ओके, तो जो वोटिंग्स होती वो इन वोटिंग बेस्ड ऑन द फीलिंग ऑफ अ कास्ट, रीजन, रिलीजियस वीकनेस, ओके, वीकर है ना डेमोक्रेसी। सो इन सब चीज़ के लिए वोटिंग्स डिपेंड रहती हैं। ओके, नाउ आगे देखेंगे फंडामेंटल राइट्स। अब ये फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स ऐसे कुछ अधिकार होते हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को दिया हुआ है ताकि वो अपना इंडिविजुअल डेवलपमेंट कर सके। ओके, और कंट्री में एक अपनी पोजीशन बना के रख सके। ओके, और ये स्टेट की ड्यूटी होती है कि वो अपनी इन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, और अगर कोई इन राइट्स को नहीं फॉलो कर रहा है या फिर उनके प्रोटेक्शन से अगेंस्ट उनको कुछ इन राइट्स को हार्म पहुंचा रहा है, तो इट हैज़ अ ड्यूटी ऑफ अ जुडिशरीज टू प्रोटेक्ट दिस फंडामेंटल राइट्स। ओके, और अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 6 फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड है। ओके, वो 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से? फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, सेकेंड इज राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। और इन्हीं सब राइट्स के अंदर में कुछ और भी फैक्ट, जैसे ये राइट टू इक्वालिटी, इनके अंदर में 3 अलग अलग कंडीशंस बताई हुई। राइट टू फ्रीडम में 6 कंडीशंस बताई हुई हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में बताया कि अगर आपका कोई मतलब आपके राइट्स को अगर कोई छीन रहा है या फिर आपसे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करवा रहा है बाय गिविंग अ वेरी लेस रिटर्न्स ऑफ इट, ओके, तो वो एक्सप्लॉयटेशन कहलाता है। ओके, तो उसके अगेंस्ट अपन बोल सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ अ रिलीजन्स, वर्ड नेम से ही पढ़ के समझ में आ रहा है दैट वी हैव अ फ्रीडम टू सिलेक्ट अवर रिलीजन्स, अपन अपने चॉइस से रिलीजन सिलेक्ट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं लाइक सम एनी टाइप ऑफ फंक्शन और any puja or anything else, okay, we can organize that. Cultural and education right, we have a freedom to select, follow any type of culture or any type of education where we want to educate. Okay, and last is right to constitutional remains. Okay, तो ये 6 fundamental rights इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, एंड इट और ये सिटीजन्स की ड्यूटी है कि ये जो राइट्स प्रोवाइडेड है फंडामेंटल राइट्स, इन फंडामेंटल राइट्स का
सिटीजन्स प्रॉपरली उसको फॉलो करें। और साथ ही साथ सिर्फ ये राइट्स नहीं बल्कि राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के अलावा 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंशनड की हैं। एंड इट इज़ अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर सिटीजन्स टू फॉलो all the fundamental duties as well as the fundamental rights. Okay, now इसमें आगे बताया है that जैसे कि पीपल्स फंडामेंटल राइट्स के लिए अवेयर होते हैं, वैसे ही अपन को फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उनके लिए भी अवेयर रहना चाहिए, तभी अपनी कंट्री डेवलप्ड हो सकेगी। एंड इसके अलावा सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़, जैसे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं लाइक वी ऑलवेज रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सिम्बल्स। ओके, इनके लिए हमेशा अपन को सैल्यूट कर, इनकी हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा कंट्री में ह्यूमैनिटी, नोबिलिटी और जो जितने भी स्ट्रगल्स होते हैं इसके लिए हमेशा इंस्पायर रहें अपन, और साथ ही साथ सोबेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रेशन की हमेशा प्रोटेक्शन करते रहें। ओके, तो इस टाइप की अलग 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड टू ओके, तो ये यहाँ पे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई हुई हैं। Okay, and if you want to study these fundamental duties in a detail, so you can see in the cover page of your book. Okay, जो book का cover page or maybe in a some book it is mentioned in a back sides, so you can read from there. Now these are the fundamental duties and fundamental rights. Now यहाँ पे आगे देखेंगे human rights. Human rights में बताया है that enforced by the laws and ensured by the administration. जो human rights है वो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू बनाए गए हैं और उनके थ्रू फॉलो भी होते हैं पीपल्स में। ओके, अब ये ह्यूमन राइट्स कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जिसके थ्रू जो सिटीजन्स है वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकें। ओके, उसके और साथ ही साथ इंडिपेंडेंटली ड्यूटीज़ के लिए डिस्चार्ज भी रहें। ओके, एंड जैसे यहाँ पे बताया है डेट जो ह्यूमन राइट्स होते हैं ये एक नेचुरल राइट्स हैं जो कि सभी पीपल्स के या फिर सभी मैंस के ऊपर अप्लाई होती हैं। एंड द करेक्ट यूज ऑफ विच हेल्प द मैन टू प्रोग्रेस इन अवर ओवरऑल डेवलपमेंट, जो कि पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये ह्यूमन राइट्स। अब ह्यूमन राइट्स किस टाइप की 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड किए गए हैं। द फर्स्ट कैटेगरीज इट्स दोज राइट्स विच इवन ऐसे राइट्स जो कि कई ऐसे राइट्स होते हैं जो पीपल्स को उनके बर्थ के साथ ही मिलते हैं और वो पूरे टाइम मतलब पूरे उनके लाइफ टाइम तक उनके साथ रहते हैं। सेकेंड राइट किस कैटेगरी के अंदर, ऐसे राइट्स जो कि उनको कहाँ पे वो रहते हैं या फिर फ्रॉम देयर दे एग्जिस्ट एंड डेवलप द ह्यूमन बीइंग्स। ओके, इस कैटेगरी के अंदर में कुछ राइट्स आते हैं। थर्ड राइट्स होते हैं दोज राइट्स फ्रॉम द फॉर द रियलाइजेशन ऑफ विच शुड, मतलब उनकी जो सोशल कंडीशंस हैं, ओके, सोशल कंडीशंस और नेसेसरीज हैं, एसेंशियल हैं, उनके बेसिस पे ये राइट्स कुछ उनको प्रोवाइड हो रहे थे। अच्छा, जो फोर्थ कैटेगरी है, फोर्थ कैटेगरी के अंदर में ऐसे राइट्स आते हैं जो कि प्राइमरी नीड्स और डिमांड्स ऑफ अ मैन के हिसाब से बनते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन ऑफ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। अब यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स अपन ने पढ़े थे उनका आप देखेंगे, जैसे अडल्ट फ्रेंचाइजी में जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी होती है 18 ईयर्स अब ऐसे ह्यूमन राइट्स में यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टू अचीव द यूएनओ को अचीव का। जो यूएनओ फॉर्म हुई है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उनका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है कि इन ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना और साथ ही साथ डिक्लेयर करना कि ये हर एक कंडीशन से इसको फॉलो कर सके। तो इसके लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो कि कहलाता है यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, और इट इज़ फॉर्म्ड बाय द जनरल असेंबली। ओके, ये जनरल असेंबली के थ्रू फॉर्म हुआ था जनरल, और ये फॉर्म कब हुआ था, अंडरलाइन दिस, ऑन 10th दिसंबर 1948। ओके, देयरफॉर इस दिन ये फॉर्म हुआ था, इसीलिए जो ईयर का 10th दिसंबर जो डेट होती है इट इज़ सेलिब्रेटेड एज अ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। ओके, नॉट इन ओनली द इंडिया बट थ्रू आउट ऑल द वर्ल्ड। ओके, हर वर्ल्ड की हर एक कंट्रीज में ये 10th दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। ओके, ना अब इसका बारे में देखें और इसकी प्रोटेक्शन। नाउ दीज राइट्स कैन बी टेकन बाय डिफरेंट सोशल
लेवल ऑफ अ सोसाइटी थ्रू द एजुकेशन। ओके, ये जो राइट्स होते हैं ये अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग लेवल्स पे उनके एजुकेशन के हिसाब से उनको लिया जाता है। और द फॉलोइंग अफेक्ट, और कुछ ऐसे अफेक्ट्स बताए, मतलब कुछ ऐसे एफर्ट्स बताए गए हैं जो कि यहाँ प्यूपल्स उसको उस पर डालते ताकि इन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, इनका प्रोटेक्शन हो सके। ओके, बहुत मास लेवल पे। ओके, और साथ ही साथ इसके लिए अवेयरनेस भी फैलाते हैं कंट्रीज में। ओके, अब वो राइट्स देखेंगे कौन कौन से ऐसे एफर्ट्स है। फर्स्ट वन इज टू टेक अवर। ओके, तो इसमें फर्स्ट में बताया है डेट यहाँ पे ह्यूमन की एक चेन बनाई जाती है ताकि ये चेन क्यों बनाती है, टू अचीव द मिशन, मतलब जो मिशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके लिए अवेयरनेस फैलाना और साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स के लिए सभी को एक चेन में एक ग्रुप फॉर्म में लेके आना सभी के लिए। सेकेंड इसका ऑब्जेक्टिव या फिर सेकेंड एफर्ट है डेट टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन थ्रू द मीडिया। ओके, तो ह्यूमन राइट्स के बारे में टेलीविजन्स, रेडियोज और वीडियोस के थ्रू पीपल्स के बीच में अवेयरनेस लाना, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना कि कौन कौन से राइट्स हैं, ये राइट्स क्यों ज़रूरी हैं, कैसे अपन इन राइट्स को फुलफिल, मतलब उन राइट्स की पावर्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में अलग अलग मीडियम्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना। ओके, एक सेकेंड एफर्ट ये है। नाउ द नेक्स्ट एफर्ट इज टू propagate and communicate through the newspaper पोस्टर्स और द स्लोगन्स। ओके, स्लोगन्स पोस्टर्स के थ्रू लोगों से कम्युनिकेट करना या फिर उन तक मैसेजेस पहुंचाना ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट इज टू ऑर्गेनाइज टॉक्स ऑन ह्यूमन राइट्स ड्यूरिंग द मीटिंग्स एंड द सेमिनार्स। ओके, सेमिनार्स हेल्ड करवाना, मीटिंग्स हेल्ड करवाना और उन मीटिंग्स एंड सेमिनार्स में ह्यूमन राइट्स के बारे में बोलना ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमिटी। ओके, तो ये जो अपन ने ऊपर एफर्ट्स देखे थे तो ये थे ऑल ओवर इंडिया को लेके। ओके, अब यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड को लेके, अब यहाँ पे देखेंगे मध्य प्रदेश में एक जो कमीशन बनी है ह्यूमन राइट कमीशन। ओके, इसके बारे में देखेंगे। ह्यूमन राइट कमीशन ये कंट्री में स्टैब्लिश हुई थी ताकि ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन हो सके। ओके, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी सितंबर 1995 में एक कमीशन बनाई थी जिसका नेम दिया था मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन। ओके, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ओके, और द ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट एक पार्लियामेंट के थ्रू एक एक्ट बना था जो कि 1993 में ये पास हुआ था। ओके, अकॉर्डिंग टू विच द मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन वॉज फॉर्म्ड। इसके थ्रू एक मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन फॉर्म हुई थी जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी मतलब एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ओके, जो कि अपने डिसीजंस, अपने प्रिंसिपल्स खुद सेट करती है। ओके, एंड इन एडिशन विच ह्यूमन राइट, इसके थ्रू ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन हुआ काफ़ी ज़्यादा। ओके, मास लेवल पे उनको कई सारे राइट्स जो पीपल्स को नहीं मिलते थे उनको वो राइट्स दिए गए ताकि वो अपना इंडिविजुअली और साथ ही साथ नेशन को भी डेवलप कर सके। ओके, एंड इसका जो मेन ऑफिस है वो भोपाल में सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में, जो ये जो कमेटी उसका मेन ऑफिस। ओके, एंड द पीपल whose human rights has been violated, ऐसे पीपल जिनको ये ह्यूमन राइट्स नहीं दिए जा रहा है या फिर उनके साथ इनको प्रॉपरली इंजॉय नहीं किया जा रहा, तो उसके थ्रू वो कंप्लेन कर सकते। और जो ये भोपाल में जो इसका ऑफिस है या फिर जो कमेटी है MP ह्यूमन राइट कमेटी, वो उसके प्रोटेक्शन के लिए स्टेप लेती हैं। ओके, ऐसी कमेटी के कम्युनिटी के अगेंस्ट। ओके, ना अब नेक्स्ट देखेंगे वे टू सेंड द कंप्लेंट्स टू द कमिटी। अब देखेंगे कि अगर अपन को ये राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो अपन इसके अगेंस्ट कैसे स्टेप्स ले सकते या फिर कंप्लेन कहाँ कर सकते, कैसे करते। तो इसमें सबसे फर्स्ट बताया दैट कंप्लेन कैन बी सेंडेड टू द कमीशन डायरेक्टली। ओके, अपन डायरेक्टली उनको सेंड कर सकते विदाउट एनी मीडियम। ओके, एंड द कंप्लेन कैन बी रिटन और ऑन एन ऑडिट पेपर। कंप्लेन प्रॉपरली एक ऑडिट पेपर में रिटन फॉर्म में होना चाहिए। जो वर्बल फॉर्म कंप्लेंट्स है वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होती। ओके, और ये भोपाल में उस ऑफिस में डायरेक्टली अपन सेंड कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज लीगल हेल्प और अ लॉयर कैन नॉट बी रिक्वायर्ड टू सेंड द कमीशन। ओके, उसके लिए कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स या फिर लॉयर की जरूरत नहीं होती है। सिंपल एक रिटन कंप्लेन भी
is enough for the actions. Okay, there is no provision for the format के लिए कोई provision नहीं है, कोई ऐसा particular document नहीं है कि अपन उसी को लिखना है. अपन किसी भी स्टैम्प पेपर में ना ही इसके लिए कोई ऐसा particular स्टैम्प पेपर चाहिए, ना ही कोई फीस चाहिए. मतलब नॉर्मल जो अपन लेटर्स लिखते हैं उसी टाइप का एक लेटर सेंड कर सकते हैं टू द कमीशन टू कंप्लेन अबाउट द ह्यूमन राइट्स. ओके, हाँ. अब नेक्स्ट यहाँ पे बताइए, ये सब अपन ने देखा डेमोक्रेसी के अंडर में कि ह्यूमन जो राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ के बारे में, वोटिंग्स के बारे में, सिटीजन्स के रूल्स के बारे में. अब इन्हीं सब चीज़ को फॉलो करते हुए जो अपनी डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी में उन डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो सक्सेस मिला उस सक्सेस के बारे में देखेंगे. ओके, सो वी हैव टू प्रोटेक्ट एंड डेवलप अवर डेमोक्रेसी एंड द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन अ फॉलोइंग फैक्टर्स. ओके, तो किसी भी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो फॉलो हो रही है वो प्रॉपरली सक्सेसफुल है या नहीं है, वो ये कुछ पॉइंट्स जो अपन देखेंगे उन पॉइंट्स पे डिपेंड करती है. तो द फर्स्ट पॉइंट इज लिटरेसी ऑफ लिटरेट सिटीजन्स. ओके, देखो प्यूपल इसमें लिटरेट सिटीजन्स में क्या है दैट जो प्यूपल पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिकल प्रोग्रेस में डेमोक्रेसी में उन्हें प्रॉपरली अवेयर होना चाहिए एंड द पार्टिसिपेशन भी उनका बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव होना चाहिए ताकि वो कंट्री में प्रॉपर डिसीजन सही ले सके और समझ सके कि पॉलिटिकली क्या इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं कंट्रीज़ में. ओके, तो ये सब समझने की या फिर ये सब चीज़ को एब्जॉर्व करने की प्यूपल सिटीजन्स के अंदर कैपेसिटी कब आएगी, जब वो एजुकेटेड रहेंगे. अगर वो एजुकेटेड नहीं है प्रॉपर तो दे डू नॉट हैव अ इनफ नॉलेज टू सिलेक्ट और टू जज अबाउट एनी पॉलिटिकल पर्सन्स और अ पार्टी. ओके, या फिर किसी पर्टिकुलर कंडीशन या कैंडिडेट्स के बारे में वो अपने व्यूज़ नहीं प्रॉपर क्लियर आउट कर पाएंगे. ओके, और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट अ सिटीजन शुड नो. सिटीजन्स को पता होना चाहिए कि उनके लोकल एरियाज़ में, रीजन्स में, नेशन में या फिर इंटरनेशनली कौन से ऐसी इश्यूज़ हैं. ओके, और इन वो इश्यूज़ किसके कारण क्रिएट हो रहे हैं या फिर कौन सा ऐसा ग्रुप है या कम्युनिटी है जो इसके अगेंस्ट पॉजिटिवली बोल रहा है, उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहा है. तो इन सब के बारे में सिटीजन्स को प्रॉपर अवेयर होना चाहिए एंड दिस अवेयरनेस इज ओनली कम्स फ्रॉम द एजुकेशन. ओके, सो इलिटरेट पीपल्स है वो ये सब चीज़ ऐसे सिटीजन्स दोज आर इलिटरेट दे कैन नॉट एबल टू जजमेंट और वो इस कंक्लूजन पे इतनी इजीली नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनके पास एक जो कॉमन नॉलेज होता है दे आर नॉट हैविंग दैट नॉलेज. ओके, और अगर वो नॉलेज नहीं उनके पास प्रॉपरली अवेयर नहीं है तो दे कैन नॉट एक्सरसाइज द वोटिंग्स, मतलब जो उनको वोटिंग राइट्स दिए गए वो उसको करेक्टली या फिर बहुत ही फेयर तरीके से नहीं उस राइट्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे. ओके, नाउ and the educated citizens is the first condition of a democracy. Okay, so the democracy को fulfill करने के लिए सबसे first condition है that जो citizens है they must be educated or literate. Okay, now second condition जो second है that is a political awareness. Okay, so the political awareness का मतलब होता है जो citizens हैं they must have aware about the political issues and वो political issues के बारे में aware रहे और एबिलिटीज ऑफ टू थिंक, उनके पास कैपेसिटी रहे कि वो सोच पाएँ कि जो इश्यूज़ हो रहे हैं वो पॉलिटिकल इश्यूज़ हो रहे हैं तो उन पॉइंट्स पे अपना ध्यान दे पाएँ, उसके बारे में प्रॉपर जजमेंट कर पाए, कंक्लूजन पे आ पाएँ. ओके, दे शुड ऑलवेज बी एबल. ओके, वो हमेशा इतने केपेबल रहे कि वो स्टेप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ डिफ्रेंशिएट कर पाए किस के कारण विच स्टेप्स एंड एफर्ट ऑफ मतलब गवर्नमेंट जो काम कर रही है कुछ जो एफर्ट डाल रही पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उसके बारे में वो प्रॉपरली जजमेंट कर पाए, प्रॉपर उसके बारे में डिफ्रेंशिएट कर पाए. इतनी उनके पास कॉमन थिंकिंग होना चाहिए. ओके, कॉमन सेंस इतना पीपल्स के बीच में होना चाहिए कि वो ये सब चीज़ कर पाए एंड साथ ही साथ एंड विच वन लीव्स द एंटी पब्लिक इम्पैक्ट. ओके, और अगर ये पॉलिटिकल अवेयरनेस पीपल के अंदर नहीं होगी तो जो डेमोक्रेसी फॉर्म हो रही है इन द फॉर्म ऑफ जो डेमोक्रेसी फॉर्म हो रही है वो इतनी
अफेक्टिव डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं हो पाएगा। ओके अगर पीपल्स के पास पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है। ओके देयर शुड बी एजुकेशन टू, और उसके लिए एक दे शुड बी एजुकेटेड टू सॉल्व दिस क्राइसिस, मस्ट बी म्यूचुअल डिस्कशन। ओके तो उसके लिए पीपल्स सिटीजन्स को एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो इन क्राइसिस को या फिर क्लशेस जो क्रिएट हो रहा है उन क्लशेस को म्यूचुअल डिस्कशन के थ्रू उसके कंक्लूजन पे आ पाए। ओके तो डेमोक्रेसी अगर अपन को सक्सेसफुली लाना है तो उसके लिए पब्लिक एजुकेशन के साथ साथ पॉलिटिकल अवेयरनेस भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके नाउ द थर्ड इज देखो थर्ड में ये बताए लिबर्टी ऑफ अ प्रिंट एन इंडिपेंडेंट प्रेस, सॉरी लिबर्टी ऑफ अ प्रेस, इंडिपेंडेंट प्रेस इज असेंशियल फॉर द, देखो इसमें ये बताया कि जो प्रेस सिस्टम, प्रेस मीन्स जो न्यूज़ चैनल्स या फिर न्यूज़पेपर्स में जो आता है उनके लिए भी एक इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करना चाहिए। अगर उनको ये इन फ्री प्रेस नहीं दिया गया या फिर गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहा उस चीज़ में तो वो इतने फ्रीली अपने वर्क को या फिर जो कंट्री में चल रहा है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर अपोजिशन पार्टीज़ के जो व्यूज़ हैं या कॉमन पीपल्स के व्यूज़ हैं, गवर्नमेंट के व्यूज़, वो उन पीपल्स के सामने या फिर सिटीजन्स के सामने इतनी अच्छे से वो नहीं शो कर पाएंगे या फिर इतने अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे अगर उनके ऊपर गवर्नमेंटल प्रेशर रहा। ओके या फिर गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस रहा तो इसमें बताया द फ्री प्रेस विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस बाय द गवर्नमेंटल प्रेशर्स या पब्लिक डिमांड गवर्नमेंट की, तो ये सब अगर या फिर जो हाईली पावरफुल पीपल्स होते हैं अगर उनका प्रेशर प्रेस के ऊपर रहा सो प्रेस एक क्लियर इमेज या फिर एक फेयर इमेज शो नहीं कर पाएगी कंट्री के रूलर्स के बारे में। ओके सो इट इज ओनली द प्रेस दैट हाईलाइट्स द पब्लिक इंटरेस्ट इश्यूज। ओके तो ये प्रेस ही एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू पब्लिक के इंटरेस्ट के बारे में जो पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते ताकि पता चलता है पीपल्स को कि कंट्री में क्या हो रहा है। ओके कौन सा ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज या फिर कौन से ऐसे रूलर्स हैं जो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं या फिर वो वर्क कर रहे हैं या नहीं। ओके so it is also the fourth pillar of a democracy. Now the last one is social and economic equality. Okay social and economic equality से मतलब ये है that अगर डेमोक्रेसी अपन को कंट्री में डेमोक्रेसी सक्सेसफुली रन करवाना है so there must be the equality in the society level as well as in a economic level. Okay means जो rich low and high class rich and poor people untouchabilities या फिर इस टाइप की अगर कोई अनइथिकल प्रैक्टिसेस चल रही है सोसाइटी में ओके तो वो कंट्री में डेमोक्रेसी प्रॉपरली या फिर सक्सेसफुली रन नहीं हो सकती है। ओके सिर्फ ये नहीं बल्कि इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी एक कंट्री में रिमूव होना चाहिए तभी कंट्री में डेमोक्रेसी वी कैन से दैट अ डेमोक्रेसी इज रनिंग वेरी सक्सेसफुली और इन अ प्रॉपर मीडियम। Okay clear, so that is all about the international goals and the democracy which is very important for running of our country and for the development of our nation. Okay so that's all my part, thank you.